तो चलिए बच्चों, अब हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर मैंने आप लोगों को ये बात बतानी है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए पैसा कहां से आएगा। सोर्सेज फॉर अरेंजमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए पैसा आएगा कहां से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बातें दो होती हैं। जैसे मान के चलिए 10 रुपए का शेयर है, मान के चलिए 10 रुपए का शेयर है और हम 10 रुपए पे रिडीम कर रहे हैं। रिडीम मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रीपेमेंट करना। और मान के चलिए 10 रुपए का शेयर है और अगर मैं 12 रुपए पर रीपेमेंट कर रहा हूं, रीपेमेंट मैं किसके ऊपर कर रहा हूं, 12 रुपए पर एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं। तो एक तो मैं 10 रुपए का तो पेमेंट कर ही रहा हूं, साथ में 2 रुपए का एक्स्ट्रा कर रहा हूं। ये जो 2 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, ये क्या कहलाता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो हमें अरेंजमेंट किस किस चीज का करना है, एक्चुअल पैसे का भी करना है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का भी करना है। तो अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, सोर्स फॉर अरेंजमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक्चुअल पैसे के बारे में बात बता रहा हूं, एक्चुअल अमाउंट का रिडम्पशन कैसे करेंगे विदाउट प्रीमियम। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमारे जनरल रिजर्व में पैसा है। अगर जनरल रिजर्व में पैसा है तो सारा पैसा हम जनरल रिजर्व से अरेंज कर लेंगे। अगर नहीं है तो फिर हम किसके पास जाएंगे, फिर हम जाएंगे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व के पास। और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में भी पैसा नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में नहीं है तो आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास। और अगर आप देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास भी पैसा नहीं है, इस रिजर्व में भी हमारे पास पैसा नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, तो फोर्थ हम चले जाएंगे अदर रेवेन्यू रिजर्व में, कोई भी रेवेन्यू रिजर्व हो। लेकिन बच्चों देखो, ये याद रखना है कि एक्चुअल पैसे के अरेंजमेंट के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम से भी पैसा नहीं लेते और कैपिटल रिजर्व से भी पैसा नहीं लेते। तो लिख दीजिए आप इस बात को नोट के रूप में, हाथ का निशान डालें और लिखें, इट इज टू बी नोटेड दैट while making arrangement, it is to be noted that while making arrangement for redemption of preference share, redemption of preference shares, securities premium and capital reserve will not be utilized, ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, अब क्या बात आती है यहां पर, कई बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है, देखो दो टर्म है, एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम और दूसरी टर्म हमारे पास है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दूसरी टर्म क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और दोनों टर्म के अंदर फर्क है, बच्चा समझ ही नहीं पाता, वो सोचता है दोनों चीजें एक ही है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जब हम शेयर्स इशू करते हैं, जब एक्स्ट्रा पैसा आता है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाता है। लेकिन जब आप शेयर्स का रिडम्पशन करते हो
जब आप शेयर्स का रिडम्पशन करते हो और एक्स्ट्रा पैसा जब जाता है तो वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहलाता है। तो ये तो खर्चे वाली बात है, ये तो कंपनी के लिए खर्चा है, एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, और ये इनकम है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो अब आप लोग इस बात को समझ गए हो कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए सबसे पहले हम किससे पैसा उठाएंगे? जनरल रिजर्व से। नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व से। अरेंज नहीं हो पाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर भी अरेंज नहीं हो पाएगा तो अदर रेवेन्यू रिजर्व से। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का पैसा चाहिए। किसका चाहिए? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एक्स्ट्रा पैसा, यानी 10 रुपए का शेयर था, अगर मैं 12 रुपए पर रीपेमेंट कर रहा हूं तो एक्स्ट्रा जो 2 रुपए हैं उसका अरेंजमेंट करने के लिए भी तो हमें रिजर्व से पैसा उठाना पड़ेगा। तो हम कौन से रिजर्व से पैसा उठाएंगे तो वो बताता हूं आपको। तो लिखें सोर्सेस फॉर अरेंजमेंट, sources for arrangement of premium on redemption of preference shares, premium on redemption of preference shares। sources क्या है इसके? अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के, यानी मुझे किसका अरेंजमेंट करना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। तो देखिए बच्चों, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अरेंजमेंट करने के लिए करना क्या होगा, तो अपन चलते हैं इस बात पे, देखते हैं। तो पहला हम जो सोर्स उठाएंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अरेंजमेंट करने के लिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आप बोलोगे सर ऊपर तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि उससे तो पैसा उठा ही नहीं सकते। मैंने कहा हाँ, और सर आपने यहाँ पे पहला पॉइंट ही सिक्योरिटी प्रीमियम ले लिया। मैंने कहा यही तो सुंदरता है इसकी कि आप प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए तो सबसे पहले पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम से उठाएंगे, लेकिन एक्चुअल पैसे के अरेंजमेंट करने के लिए आप जनरल रिजर्व से सबसे पहले पैसा उठाएंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा नहीं ले सकते हैं एक्चुअल पैसे के लिए। लेकिन प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए आप सबसे पहले पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम से उठाओगे। नंबर 2, फिर पैसा हम उठाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मान के चलिए अगर नहीं अरेंजमेंट हो पाता तो आप किससे पैसा उठाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और फिर भी अरेंजमेंट नहीं हो पाता तो किससे पैसा उठाएंगे? अदर नहीं, सबसे थर्ड कैटेगरी के अंदर आएगी जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व्स की। और आप बोलेगे सर फिर भी पैसा अरेंज नहीं हो पाए तो? मैंने कहा नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको जो 3 प्रायोरिटीज दिए हैं यहां पर, इनके अंदर अंदर प्रीमियम और रिडम्पशन का पैसा अरेंज हो जाएगा। ठीक है सर। मैंने कहा कि देखिए बच्चों, अब आपको सोर्स ऑफ अरेंजमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और सोर्सेज फॉर अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन दोनों पता लग गया। अब आपके मन में एक विचार उठा, आपने मुझे कहा कि सर एक बात बताओ। मैंने कहा बोलो। सर मान के चलो अगर हमारे पास रिजर्व्स ही ना हो तो, और इन सारे रिजर्व्स को यूज करने के बावजूद भी अगर हमारे पैसे कम पड़ जाए तो मैंने कहा बेटे फिर एक रास्ता हो रहा है कि आप इक्विटी शेयर्स से को इशू करके, आप नए इक्विटी शेयर्स को इशू करके आप अरेंजमेंट कर सकते हो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। सर आप इस बात को लिखवा दो। तो मैंने कहा लिखो, फिर लिखो, इसके अंदर डालो हाथ का निशान। इफ द अबव रिसोर्सेज फॉल शॉर्ट, अबव रिसोर्सेज फॉल शॉर्ट यानी ऊपर वाले रिसोर्सेज कम पड़ जाएं और कंपनी में अरेंज, कंपनी चाहे तो कंपनी में अरेंज रिडम्पशन, कंपनी में अरेंज अमाउंट फॉर रिडम्पशन partly out of reserves and partly out of issue of equity share, partly out of issue of equity share।
पार्टली आउट ऑफ द इशू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अब आप बोलेंगे हैं सर ये क्या बात हुई, यानी हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए रिजर्व से पैसा उठाते हैं, यहां तक तो बात सही है। पार्टली आपने बोला आउट ऑफ रिजर्व्स, और हमने ऊपर देख भी लिया कौन कौन से रिजर्व से उठाते हैं। फिर आपने बोला पार्टली आउट ऑफ इक्विटी शेयर, ये बात भी समझ में आई कि आप इक्विटी शेयर से पैसा उठा लेंगे सर अगर आपको कम पड़ते हैं तो। लेकिन सर ये बात समझ में नहीं आई कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए हम प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठा लेंगे। मैंने कहा हाँ सर, फिर इनको भी रिडीम करना पड़ जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा क्यों? मैंने कहा बेटे, जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपको ये बात साफ बताई थी कि प्रेफरेंस शेयर्स कई सारी कैटेगरी के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो याद रहे बच्चों, याद रहे हमें इस बात का क्या कि हमें अपने प्रेफरेंस शेयर्स कौन सी कैटेगरी के नहीं उठाने, हमें अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल नाम की कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर्स हमें नहीं उठाने हैं। उसके अलावा हम किसी भी कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हैं, नए इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। एंड ऑल्सो टू बी नोटेड दैट debentures cannot be issued for redemption of preference shares। और मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया आपको कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आप डिबेंचर्स भी इशू नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे सर डिबेंचर क्यों नहीं इशू कर सकते? तो मैंने कहा बच्चों, डिबेंचर्स हम इसलिए इशू नहीं कर सकते क्योंकि डिबेंचर्स तो पक्का पक्का रिडीमेबल होते ही होते हैं। यानी जो चीज खुद में ही रिडीमेबल है, आप उसको पुरानी चीज को रिडीम करने के लिए उसको इशू कैसे कर सकते हैं? अच्छा सर, आपका कहने का मतलब है एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन नहीं उठा सकते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। डिबेंचर्स अगर खुद में ही रिडीमेबल हैं तो आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को करने के लिए रिडीमेबल डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकते। सर अगर नॉन रिडीमेबल हो तो? मैंने कहा नहीं बच्चों, डिबेंचर्स तो 100% रिडीमेबल होते ही होते हैं, इसलिए आप डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकते। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ में आ गई हमें कि हम इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, किसी भी रिजर्व से पैसा ले सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल नाम की कैटेगरी के इशू नहीं कर सकते और डिबेंचर्स भी हम इशू नहीं कर सकते फॉर अरेंजमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो ये थे आपके कुछ नियम। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज की। तो सवाल ये उठता है कि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम करेंगे तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी? तो देखिए बच्चों, जो पहली जर्नल एंट्री मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं जर्नल एंट्री while making journal entry while making arrangement for redemption of preference shares, while making arrangement for redemption of preference share out of old रिजर्व्स। तो इसमें आगे आप लिखें ब्रैकेट में द अमाउंट अरेंज आउट ऑफ ओल्ड रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब आप बोलेंगे सर ये क्या लिखवा दिया आपने? मैंने कहा देखो बच्चों, मैं जो पहली एंट्री आपको लिखवाने जा रहा हूं वो क्या लिखवाने जा रहा हूं कि आप वो जर्नल एंट्री आपको लिखवाने जा रहा हूं जब आप अपने रिजर्व से पैसे को अरेंज करते हैं, और जिन जिन रिजर्व से हम अपने पैसे को अरेंज करते हैं वो सारा पैसा हम उठाकर किसके अंदर डाल देते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो पहली एंट्री
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। नंबर दो हमारी हो जाएगी, हम दूसरा लेते हैं डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व से, तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट डेबिट। जब भी हम रिजर्व से पैसा लेंगे, क्योंकि रिजर्व हमारी यूजुअली लायबिलिटी साइड में आता है, तो जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, तो जब हम उनसे पैसा ले रहे हैं तो उनको डेबिट करना पड़ेगा। फिर आ जाएगा हमारा डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व के बाद हमारे आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फिर आ जाएगा अदर रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, अदर रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये है हमारी पूरी एंट्री। ठीक है, अब आती है बात, अब आपने देखी, अब आपने अरेंजमेंट कर लिया। अगर ये तो था एक्चुअल पैसे का अरेंजमेंट, अगर मैं आपको बोलूं कि अब हमें प्रीमियम का भी अरेंजमेंट करना है तो आप क्या एंट्री करेंगे? नंबर 2, जर्नल एंट्री while making arrangement for premium on redemption, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के अरेंजमेंट करने के लिए क्या जर्नल एंट्री होगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये थी आपकी 2 एंट्रीज अरेंजमेंट करने वाली। तो उम्मीद है यहां तक बात क्लियर हो गई। तो देखिए बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर ये चीज देख लिया था कि जर्नल एंट्रीज वाइल मेकिंग अरेंजमेंट फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी अगर आप एक्चुअल पैसे का अरेंजमेंट करते हो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का तो ये एंट्री, और रिडम्पशन के ऊपर जो प्रीमियम होता है अगर उसका अरेंजमेंट करते हैं तो ये एंट्री। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास रिजर्व सफिशिएंट नहीं होते तो हम इक्विटी शेयर्स इशू करके भी कई बार अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे अपन? तो अब आप लिखें इसके अंदर लिखें जर्नल एंट्रीज while making arrangement out of issue of new equity और प्रेफरेंस शेयर्स। नए इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो नए इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर अगर आप इशू करोगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी है तो इक्विटी और प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्रीज हैं आपकी।
तो देखिए बच्चों, अब आपके मन में एक सवाल ये उठेगा कि सर एंट्रीज तो आपने बता दी, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस तरीके से हम उसको क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन, देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, मैं कंडीशन टू कंडीशन लेते हुए चलूंगा, एक एक एग्जांपल लेते हुए चलूंगा और उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और हमको किस तरीके से उसको हैंडल करना होगा। तो आप लीजिए ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, बैलेंस शीट बिफोर रिडम्पशन बना रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपका, उसको कैसे सॉल्व करना है बताऊंगा। बैलेंस शीट बिफोर रिडम्पशन, ठीक है। इसमें आप लिखें इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखें। और सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल मान के चलिए आपने 7 लाख ले ली, ठीक है। फिर लिखें रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो 3 लाख रुपीज ले लीजिए। 3 लाख के हैं हमारे टोटल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सेकंड ले लीजिए आप इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अब हमने देखा कि रिजर्व सरप्लस कितने हैं, तो रिजर्व सरप्लस आप ले लीजिए इसके अंदर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आप ले लीजिए 3 लाख रुपए के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लो आप 1 लाख का। और इसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, क्वेश्चन के अंदर है नहीं, अब आप करंट लायबिलिटीज लिख लीजिए। करंट लायबिलिटीज के अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर आप लिख दीजिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के। तो कितने हो गए, 7 एंड 3 10, 3 13, 14, 15, 16, यानी 16 आ गया हमारा टोटल यहाँ लायबिलिटी साइड का 16 लाख। अब यहां पर आप हेडिंग डालें, जैसे कि आपने इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा था, अब आप हेडिंग डाल दीजिए एसेट्स की। कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी होती है। अब हम हेडिंग डाल देंगे किसकी, एसेट्स की। अब एसेट्स की हेडिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लिखें फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स लिख दीजिए 6 लाख। फिक्स्ड एसेट्स आप लिखें, काम करें 7 लाख की। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगी आपकी, करंट एसेट्स के अंदर आप लिख दीजिए यहां पर 3 लाख। और करंट एसेट्स के अंदर ही आपके, इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, अलग से मैं लिख रहा हूं बैंक, बैंक लिख लीजिए आप 6 लाख का। इसमें आप लिख दें अदर देन बैंक, बैंक करंट एसेट्स अदर देन बैंक है। तो ये हो जाएगी आपकी 7 + 3 10 एंड 6 16, तो ये भी 16 लाख हो गया, ठीक है जी। तो टोटल मिला के कितने हो गए, ये 16 लाख की लायबिलिटी और 16 लाख की ये। अब ये तो थी आपकी बैलेंस शीट, और अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो भी देख लेते हैं क्या है वो। देखते हैं बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती है एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती है प्रेफरेंस शेयर्स,
प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट पार आउट ऑफ ओल्ड रिजर्व, आउट ऑफ ओल्ड रिजर्व। अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट भी इसी तरीके से दे रखी होगी और आपसे क्या लिखा हुआ है, आपसे बोल रखा है यहां पर कि प्रेफरेंस शेयर्स को आपको रिडीम करना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनको आपको रिडीम करना है एट पार आउट ऑफ ओल्ड रिजर्व। ओल्ड रिजर्व में से अपन को करना है और रिजर्व्स में हमारे पास कौन से हैं, मैंने आपको प्रायोरिटी लिखवाई थी कि सबसे पहले हम देखते हैं जनरल रिजर्व में से कि क्या जनरल रिजर्व में इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो हमने देखा कि हाँ जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास 3 लाख रुपीज, और प्रेफरेंस शेयर्स कितने रिडीम करने, वो भी 3 लाख के करने। तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन करते वक्त आप इस तरीके से हमेशा डायग्राम बनाना कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स कितने रिडीम करने हैं, 3 लाख के। ठीक है, देख सकते हैं आप 3 लाख के हैं और साफ साफ इंफॉर्मेशन दे रखी है प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट पार आउट ऑफ ओल्ड रिजर्व। यानी आपको, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आउट ऑफ ओल्ड रिजर्व पैसा लें या फिर आप आफ्टर इशू न्यू इक्विटी शेयर करें, आफ्टर इशू न्यू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या क्वेश्चन के अंदर इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं, क्वेश्चन के अंदर तो कहीं नहीं लिखा, तो यानी ये ऑप्शन तो हमारे होगा नहीं। क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई कर दिया है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है एट पार और आउट ऑफ ओल्ड रिजर्व पैसा लेना है। तो ओल्ड रिजर्व में हमारे पास क्या है, जनरल रिजर्व। क्या है, जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व में हमारे पास 3 लाख रुपीस पड़े हैं, तो हम आराम से पैसा ले सकते हैं। तो बच्चों देखो, मैंने सबसे पहले आपको जो एंट्री लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी, मैंने कहा किसी भी रिजर्व से अगर आप पैसा उठाओगे तो उस रिजर्व को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो आप एंट्री करने वाले हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है जी। और नंबर 2 आपने अरेंजमेंट कर लिया 3 लाख रुपीस का, पहली एंट्री के अंदर आपने अरेंजमेंट कर लिया 3 लाख रुपीस का, और नंबर 2 एंट्री में आप क्या काम करने वाले हैं, जैसे ही अरेंजमेंट हो गया अब आप प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कर दें। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ऊपर वाली एंट्री तो क्या थी, ऊपर वाली एंट्री तो थी अरेंजमेंट करने की, या अरेंजमेंट करने की एंट्री थी कि पहले पैसा हमने आउट ऑफ ओल्ड रिजर्व, हमारे जो सोर्स थे आउट ऑफ ओल्ड रिजर्व के, उससे अरेंज किया और इससे हमने रीपेमेंट कर दिया, अरेंज करते रीपेमेंट कर दिया पैसे का, 3 लाख के 3 लाख रुपीज, 3 लाख के 3 लाख रुपीज। अब मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से आ जाएगी, पहले तो क्वेश्चन के अंदर जो दे रखी थी वो बैलेंस शीट बिफोर रिडम्पशन थी, अभी क्वेश्चन का ही पार्ट है कि आप सब बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन भी बनाओ। ठीक है, तो बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन के अंदर जो चेंजेस आए हैं बैलेंस शीट के अंदर वो दिखाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप लिखें ऊपर ही ऊपर बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन, बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। अब आप क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो हेडिंग डाली इक्विटी एंड लायबिलिटी, और फर्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी इसके अंदर क्या, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर हम क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आप लिख दीजिए यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने हो गए, 7 लाख के। फिर आती है बात रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर कितने हैं, 3 लाख, लेकिन अब हम उनको रिडीम कर चुके हैं इसलिए वो यहां पर आएंगे नहीं। और सेकंड अब हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि चेंजेस करने हैं ना अब तो हमको।
तो अब आप क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व है, तो आप यहां पर क्या काम करने वाले हैं, जनरल रिजर्व में जितने पैसे पड़े थे 3 लाख रुपीस आपने पूरे ले लिए। जनरल रिजर्व देखो डेबिट कर दिया आपने, वो खत्म हो गया जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व आएगा नहीं। लेकिन एक नया रिजर्व क्रिएट हो गया। जनरल रिजर्व का जितना पैसा था आपने किस रिजर्व में डाल दिया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो यहां पर आ जाएगा एक नया रिजर्व जिसका नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और 3 लाख के 3 लाख हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल दिए। इसके बाद देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं आए, ऐसे कैसे रहे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे 1 लाख। और थर्ड हमारा है करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ जाएंगे। करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है जी, 2 लाख के हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे एज इट इज। तो देखिए बच्चों कितना हो गया, 7 एंड 3 10, 10 एंड 3 13, तो 13 लाख का हमारा टोटल हो गया इसका। 13 लाख आ जाएगा यहां पर। और अब आती है बात एसेट्स की, कि एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो अब देखिए फिक्स एसेट्स में कितने, 7 लाख है, तो उसमें तो कुछ हमने छेड़ा ही नहीं, एज इट इज आ जाएगा। तो फिक्स एसेट्स 7 लाख का। फिर है हमारे पास करंट एसेट्स अदर देन बैंक, इसके अंदर भी कुछ चीज छेड़ी नहीं हमने, एज इट इज आ जाएगी। करंट एसेट्स अदर देन बैंक, बैंक के अलावा जितनी भी करंट एसेट्स हैं हमारी वो कितनी है, 3 लाख की, इसमें भी कुछ बदलाव नहीं आए, तो एज इट इज आ जाएगा। फिर आता है बैंक। अब आप देखिए बैंक के अंदर कितना अमाउंट है, बैंक के अंदर अमाउंट है हमारा 6 लाख रुपीस का। तो बच्चों मैं आपको बात समझाना चाहता हूं कि जर्नल एंट्री के अंदर बैंक जब डेबिट होता है तो बैंक में अमाउंट प्लस होता है, और जब बैंक क्रेडिट होता है तो हम उसको माइनस करते हैं। तो यहां पर रिडीमेबल, यहां पर क्या हो जाएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो आपने रीपे किए 3 लाख रुपीस के, उतने से बैंक आपका क्रेडिट हो रहा था, तो 3 लाख रुपीस आपको माइनस करना पड़ेगा। 3 लाख रुपीस आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपीस। और अब आप देखिए, अब आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल वही का वही बैठेगा आपका, 7 एंड 3 10 एंड 3 13 लाख हमारा टोटल हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के क्वेश्चंस करने होंगे। एक एक एग्जांपल में धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करता चला जाऊंगा, हर तरीके की कंडीशंस बताता चला जाऊंगा, अगर ऐसे होगा तो कैसे करेंगे, अगर इस तरीके से चेंजेस आएगा तो कैसे करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।